नमस्कार। 6 से 8 फरवरी अगर आप कोलकाता में हैं और आप हिस्सा बनना चाहते हैं एक ऐसे कार्यक्रम का जहां ज्ञान, भक्ति और योग की अमृत वर्षा हो, तो आपका स्वागत है नजरुल मंच में शाम 5 से 7 बजे के बीच। कोलकाता में होंगी परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा, और जहां आनंद मूर्ति गुरुमा होती हैं वहां ध्यान और संकीर्तन के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद की हवा बहती है। और हाँ, प्रवेश एकदम निःशुल्क है, एंट्री फ्री। और हमारे लिए आज बड़े गौरव की बात है कि आनंद मूर्ति गुरुमा रेड एफएम कोलकाता के स्टूडियो में आई हैं। इनफैक्ट उनके लिए भी देश में ये पहला रेडियो स्टेशन विजिट है, और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज गुरुमा मेरे सामने हैं। गुरुमा, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम आपको, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे रेडियो स्टेशन पे 93.5 रेड एफएम पे आपका आना हुआ जी। और सच पूछो तो मैं काफ़ी पुरानी एक बात आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कि टीवी पे तब आपका प्रोग्राम आया करता था और पूरा परिवार बड़े चाव से वो एपिसोड्स देखा करता था। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि रेडियो स्टेशन पे आज मुझे ये मौका मिलेगा आपका इंटरव्यू लेने का। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और आज कुछ एक सवाल हैं, वैसे तो जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो भी आपके वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या फिर जो भी आपको लाइव सुनते हैं, उनकी बात तो खैर अलग ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं कि हमें कभी कभार कुछ जो है अचानक देखने को मिलता है और फिर हमें लगता है कि ऐसी गाइडेंस हमें बार बार क्यों नहीं मिलती। सो मैं भी उन लोगों में से हूँ कि बहुत व्यस्तता होती है, काफ़ी तनाव होता है, लेकिन उसके बीच में जब कभी आपका कोई वीडियो हमें सुनने को मिलता है और जब सुनते तो बड़ी शांति मिलती है जी। तो ये सवाल काफ़ी टाइम से मेरे मन में है कि आज के ज़माने में तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो आपके अनुसार तनाव का वास्तविक कारण क्या परिस्थितियां हैं या उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है? परिस्थितियों के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, वो गड़बड़ हो रही हैं जी। और बड़ी चीज़ ये है कि जब जैसे मान लीजिए अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और शाम तक आप दौड़ भाग कर रहे हैं, तो फिर शाम तक आते आते डिजीनेस होना, थोड़ा सिर चकराना, ये होना स्वाभाविक है। तो आप पुराने लोग हमेशा ये कहते थे कि घर से जाइए खा के, आगे मिलेगा पका के। तो खा पी के निकलते हैं कि गर्मी बहुत है तो ज़रूर खा के निकले, लेकिन हम अपने मन को जो खुराक देनी चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड टू बी क्रिएटेड बाय अस। इट्स लाइक कि आप सुबह नहाते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, शरीर तो फ्रेश हो गया, मन का क्या, मन के लिए क्या किया। दूसरा, रियलिस्टिक गोल्स जिंदगी में जब नहीं होते हैं और अनरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जब आदमी भागता है तो तनाव होता है। तीसरा, जब आपकी डिज़ायर की बकेट लिस्ट इतनी बड़ी है, आप उसी के दबाव में दुखी होते रहते हो कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मिला नहीं, वो प्रमोशन, वो जॉब, वो लड़की, वो लड़का, वो घर, वो फ्लैट, वो वेकेशन। हमारी इच्छाओं के बोझ तले हम ही मर जाते हैं। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा कर्टेल करना सीखना पड़ेगा। और मुझे खुशी मिलती है ये करके, ये करके, ये करके। मेरा सवाल ये है कि क्या आप कोई ऐसी खुशी जानते हैं जिसमें आप घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, पैसे भी नहीं खर्च कर रहे हैं, किसी इंसान की भी कंपनी नहीं ढूंढ रहे, और फिर भी आप खुश हैं? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप पक्का पक्का तनाव में जिंदगी भर रोने वाले। हमारा काम लोगों को वो ज्ञान देना है जिससे आप अपने आप के साथ जुड़ सकें, अपनी सच्चाई के साथ जुड़ सकें, और द माइंड शावर, वो मन का स्नान तुम कर सको। और बहुत विवेक से सोचो, बहुत विवेक से करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि मैं एक ही महीने में 40 किलो वजन कम करना चाहती हूँ। नहीं होगा, कुछ कर लो, नहीं होगा। ओज़ेम्पिक लगवा लो, मुंजारो लगा लो, वो भी तो टाइम लेगा, वो भी टाइम लेगा। सो वो जो बेचैनी है ना जल्दी से फ्रंट रनर होने की, वो जो जल्दी है हर चीज़ को क्लेम कर लेने की, तो वो अंदर से जो अधूरा आदमी है ना, वो हमेशा दुखी रहेगा। जो अंदर से पूरा है वो हमेशा सुखी रहेगा। अब चक्कर ये है कि स्कूल, कॉलेज, घर, फैमिली, कोई भी आपको ये नहीं सिखाता है हाउ टू बी इन टच विद योर ओन ट्रू सेल्फ।
You really don't know how to have a moment of joy जिसमें पैसा खर्च नहीं हुआ, जिसमें आप कहीं गए नहीं और कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है, होम डिलीवरी भी नहीं हुई है। आप ऐसी कोई स्टेट्स क्या जानते हैं जिसमें आप खुश भी हैं, हंस भी रहे हैं, प्रसन्न भी हैं और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही? चक्कर ये है, जब तक ये नहीं जानेंगे ना, तब तक तनाव के करोड़ों कारण रहेंगे। और फिर कोई तनाव दूर करेगा दारू से, कोई दूर करेगा सेडेटिव से, कोई दूर करेगा किसी पार्टी में जाके पागलों की तरह दारू पियो और फिर पागलों की तरह डांस कर लो और थक हार के बेहोश होके गिर जाओ और सुबह को रात तो बड़ी अच्छी बीती थी। बेहोशी अच्छी कैसे हो गई? राइट? शराब पीते हैं, लिवर तुम्हारा बर्बाद होता है, कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पैसा दे के अपना लीवर बर्बाद करने को आज अक्लमंदी अगर कोई कह रहा है तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है? आप बैल मुझे मार। और फिर हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि तनाव ना रहे, पर हम वो सब कुछ करते हैं जिससे तनाव हो। बिल्कुल, कितने सहज शब्दों में आपने ये बात बता दी गुरु माँ कि सच में हम वो सारे काम करते हैं जिससे एक्चुअली हमारा तनाव जाता नहीं है, बल्कि वो वैसे ही बना रहता है। और आज हमारे शो पे हम कुछ ऐसे ही मन से निकलने वाले सवाल, कुछ ऐसे ही विषय, कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ, हमारा सौभाग्य है कि गुरु माँ आज हमारे साथ हैं और उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हर प्रकार के तनाव से रिलैक्स होने की सबसे सही, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा जटिलता ना हो। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब आपके ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगा तब आप हैपहैज़र्डली चीज़ों को करेंगे, तो ये भी खराब, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और फिर हर बार बेइज्जती भी लग रही होगी क्योंकि गलत हो गया तो कोई कह देगा ये गलत हो गई, बेइज्जती। तो आजकल इंसल्ट तो कांच से भी ज़्यादा कच्ची हो गई है, फट से हो जाती है, फट से हो जाती है। और फिर यूँ लगता है सारी दुनिया मेरे से कुछ बदला निकाल रही है, इसलिए वो मेरे को ऐसे कड़वे शब्द बोलते। बट कहीं ना कहीं हम ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। चूँकि हम डिसिप्लिन नहीं हैं इसलिए सारी हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत हेवायर हो जाती हैं। इसलिए जो बहुत सिंपल चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि रात थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि जब आप रात ठीक से सोते हैं तो आपके हार्मोन्स ठीक से रिलीज होंगे और आपके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी, और जब कॉर्टिसोल की मात्रा कम होगी तो आपको पैल्पिटेशंस और एंजाइटी भी अपने आप से कम होगी। दूसरे, आपका वजन भी जल्दी कम होगा। तीसरे, आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होगी। और सुबह जब आप जल्दी उठ करके थोड़ा यौगिक आसन, very very important, because cardiovascular system, lymphatic system, circulatory system, digestive system, neuro system, major systems जो हमारे बॉडी के हैं वो तभी ठीक चल सकते हैं when it has sufficient energy to do that. Now from where will energy come? When we will generate it. So when we move our body and move our muscles, we are generating energy for ourselves. और जब हमारे पास ताकत होती है शरीर की, मन की, तब हम क्लियर देखते हैं, क्लियर सोचते हैं, हमारे काम भी गलत नहीं होते, हम भूलेंगे भी नहीं क्योंकि हमने अपने माइंड को क्लटर्ड नहीं किया है। आप कंपेयर करिए इसको कि आप सुबह उठे और उठते ही आप फेसबुक और इंस्टा और रील्स देखने लग गए और इतने सारे सीन्स, इतनी सारी आवाज़ें, वो सब दिमाग को जाके क्लटर ही करने वाली हैं। अब इस बीच में आपने 12:30 बजे किसी अपॉइंटमेंट पे पहुंचना था, ये तो भूल ही जाएगा ना, क्योंकि इतनी क्लटरिंग हो गई है कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो उसमें दब गई। सो नीड टू अनक्लटर आवर माइंड, एंड टू अनक्लटर आवर माइंड द योगिक आसनास आर द साइंटिफिक वे टू डू इट। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप ठीक आसन करते हैं, और not in an air conditioned room or air conditioned gym, but outside, हवा जहाँ पर हो, नेचर जहाँ पर हो, और नहीं तो घर की छत पे ही चाहे कर ले या बालकनी में ही चाहे कर ले, पर जहाँ कुदरती हवा है, जब आप वहाँ आसन करते हैं और उसके बाद I'll tell you a very simple technique, and that technique is that you inhale in for count of 3
and you exhale for count of 6. As simple as that. मेट्रोनोम लगा लीजिए, कोई घड़ी सामने रख लीजिए, कोई क्लिक सुन लीजिए, तो 1 2 3 सांस अंदर लिया और 6 की गिनती पे आप सांस को बाहर छोड़िए। ये आपका जो सिस्टम है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि योर ब्लड हैज़ मोर ऑक्सीजन एंड लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज लॉन्गर इन जो एक्सलेशंस आपकी हो रही हैं, इट इज़ चेंजिंग द वेरी केमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी एंड ऑल्सो योर माइंड एंड ऑल्सो योर ब्रेन। सो आपके पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी। सो व्हेन यू हैव दिस क्लैरिटी, when you have the एकाग्रता, the concentration, then आप सोचेंगे ठीक से, काम करेंगे ठीक से। और फिर एक चीज़ और कि कभी कभी रिजल्ट जब मेरी मर्जी के नहीं आते हैं, तब उस समय पर फिर हमको ऋषियों का ये ज्ञान बहुत काम आता है कि काम करना आपके इख्तियार में है, रिजल्ट आपके इख्तियार में नहीं है। और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो उस समय अपनी पीठ थपथपाइए और कोई नहीं कल कर लेंगे, हम भी कर लेंगे ना, हम कर लेंगे। ये नहीं कि आज हुआ नहीं तो मैं बैठ के रोऊं, मैं अपनी ही पीठ थपथपाऊं, कोई नहीं बेटा कल कर लेंगे। क्या बात है गुरु मानी, ये जो एक बात आपने बताई कि जो ब्रीदिंग टेक्निक, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है भाई सांस तो ले रहे हैं, मामूली सी बात है, पर नहीं, ये बहुत ही पते की बात है। आई एम श्योर आपने नोट किया होगा कि ब्रीदिंग ना बहुत हेल्प करती है हमें क्लैरिटी लाने में। जी जी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांस अक्सर तो हम ध्यान ठीक से सांस तक नहीं लेते, इतनी ज़्यादा अपने ख्यालों में और बोझ में खोए हुए रहते हैं, वी डोंट इवन ब्रीद। और हम जब कुछ करने को नहीं होता तो गहरी सांस छोड़ते, कहते अब जीवन का क्या होगा। जी। सो सांस अगर नहीं, वो गहरी सांस भी इसलिए छोड़ रहे होते हैं क्योंकि विचारों की ऊहापोह में हम सांस को रोक लेते हैं। exactly. और फिर हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो टेक ओवर कर लेता है और फिर जबरदस्ती आपसे वो सांस छुड़वाता है। आप नोट करिएगा, आपके परिवार में या वर्क प्लेस में ऐसे कई लोग होंगे जो थोड़ी थोड़ी देर में राइट ये करते हैं, बहुत ज़्यादा। राइट। और ये सिर्फ इस बात की पहचान है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, और चूंकि वो स्ट्रेस्ड आउट है इसलिए वो सांस अंदर या बाहर रोक देते हैं, वो भूल जाते हैं सांस लेना। और वो सांस ही नहीं ले रहे हैं, और फिर लिम्बिक सिस्टम ओवर पावर करता है और फिर जबरदस्ती, क्योंकि ये इनवॉलंटरी सिस्टम भी है और वॉलंटरी भी है, तो फिर हमारा लिम्बिक ब्रेन कहता है बेवकूफ सांस ले और सांस छोड़ और सांस ले। और फिर इसलिए वो आहें, तो कोई ज्यादा आहें ले रहा हो ना तो इसको इश्क की निशानी ना समझिएगा। ये सिर्फ उसकी परेशानी का चिन्ह है, ये उसकी इश्क की निशानी नहीं, वो खाली परेशान है वो। क्या बात है। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ये बहुत मुद्दे की चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। गुरु माँ से मेरा अगला सवाल कि जब मन में बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करें? उनसे हम लड़ें, उनसे हम भागें, या फिर शांत होकर बैठ जाएं, जो होगा देखा जाएगा? नहीं, ये दोनों काम नहीं कर पाएंगे। आप जितना अपने विचारों से लड़ेंगे वो उतनी जोर से सिर पे डांस करेंगे, ये याद रखिएगा। आप एक एग्जांपल देती हूँ। कभी आपका बचपन में जब दांत टूटा था तो आपकी जीभ कहाँ जाती थी? दांत पे। जहाँ दांत नहीं है, बाकी सारे दांत हैं, जीभ वहां जाएगी ही नहीं। जहाँ नहीं है वहीं बार बार जीभ जाती है। तो ये आदत हमारी मुंह जीभ की भी है और हमारे मुंह मन की भी है। तो हमारे पास 10 लोग हैं पर जो एक नहीं आया सारे उसको याद करेंगे। बिल्कुल। आपके पास 10 साड़ियाँ, 10 तो नहीं 1000 साड़ियाँ हैं, जो एक नहीं है बस वही याद आती है। तो हम वर्तमान में जीते नहीं हैं जी। हम हकीकत के साथ 2-4 नहीं होते हैं। हम अपनी मोहब्बत अपने आप से नहीं करते हैं और हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं और दूसरे हमको देखते नहीं इसलिए रोते रहते हैं। तो आप अगर रोना नहीं चाहते ना तो दूसरों को देखना छोड़ दो। मतलब इस वैलेंटाइन डे पे तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और इस बार का वैलेंटाइन डे ऐसा मनाइए कि एक फूल मैं मेरे लिए लूंगा, एक अच्छी सी चॉकलेट खुद, नहीं तो संदेश है गुड़ वाला, कोलकाता में हो भाई, गुड़ वाला संदेश, रसगुल्ला मुंह में मैं डालूंगा और मैं खुद को कहूंगा हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू मी।
हाँ, क्या बात तो है। इस बार जो भी टेंटेटिवली आपका पार्टनर होता या हो सकता था, इस बार उनको तड़पने दो ज्यादा। ये हुआ क्या हमारे साथ? हुआ ये कि गुरु माँ कलकत्ता आ गई है और उन्होंने ये मजेदार टिप्स दी हैं। और ये टिप दिया है कि खुद से मोहब्बत करो थोड़ी। तो वो जो ब्रीदिंग है ना, प्राणायाम हम जिसको कहते हैं, वो ब्रीदिंग भी खुद के साथ मोहब्बत करने का एक तरीका है। क्या बात है। जब आप बैठते हैं, आप गहरी श्वास लेते हैं और आप बहुत गहरी श्वास छोड़ते हैं, तब उसमें आप अपने खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर रहे हैं, अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं। और इसको प्लीज़ करिएगा। दिस इज़ अ टिप स्पेशली फॉर ऑल द जेन ज़ीज, प्लीज़ डू दिस। क्योंकि ये करने के बाद आप ये नहीं महसूस करेंगे कि ओ आई मिस दैट और दैट, बिकॉज यू आर मेकिंग सो मच इन दैट मोमेंट। और शुरुआत जो है उसके लिए हमने एक स्पेशल म्यूजिक कंपोज किया है, उसका नाम है ब्रीदिंग विंड्स। ये यूट्यूब में भी मिल जाएगा, हमारी ऐप है अमृत वर्षा, उसमें मिल जाएगा। तो वो ब्रीदिंग विंड्स का जो ट्रैक है उसमें एक बहुत अच्छी बांसुरी जो है, एंड द कंपोजिशन with strings and everything is there. So just listen to that and you are breathing in and just allowing the breath to go out and very gently and smoothly, maybe for 10 minutes. और 10 मिनट बाद मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या बात है। You know, good music also plays a big role, you know, in relaxation. गुरुमा, जब आपने जेनजी की बात छेड़ी है तो मेरा एक सवाल है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, अगर जेनजी की ही बात करें, अक्सर ये सुना जाता है, अक्सर शिकायत होती है कि वो एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, अक्सर अपने ही ख्यालों में उलझे रहना। कई बार तो जेनजी पे ये आरोप लगता है कि किसी भी परिस्थिति से कोप करने का उनके अंदर वो पावर ही नहीं है, वो या तो वो छोड़ के चले जाएंगे मैदान या कुछ भी, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, बहुत कुछ लोग कहते हैं। तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है, उनको आप क्या कहेंगे? पहली बात ये है कि उनके ऊपर बहुत सारा बोझ डाला गया है टू बिकम अ सिकंदर, राइट, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, टू बिकम अ विनर। या एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 तो फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हर माँ बाप ये सोचता है कि उसका बच्चा एक्सीलेंट परफॉर्मर हो, विनर हो जी। और उस बच्चे के ऊपर इतनी सारी माँ बाप की अधूरी इच्छाओं की बोझ डाली गई है उनके कंधों पर कि वो बेचारे उसमें दब जाते हैं। सेकंड, टू मच ऑफ कंपैरिजन पूरे टाइम चल रहा है। तेरे बाल मेरे बालों से लंबे कैसे, तेरे बाल इतने शाइनी कैसे, तेरा शू इतना अच्छा कैसे, तेरी ड्रेस अब इसमें ये कितनी महंगी है उतनी अच्छी है। यस, अगर महंगी नहीं है तो अच्छी नहीं है, तो अच्छी नहीं है। हाँ, अब हम जब लोगों पर, चीज़ों पर और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, चाहे मेरे माँ बाप मुझसे करें या समाज, और चाहे समाज करे या मेरा टीचर करे या मैं खुद करूं, तो मैं कहती हूँ कि क्यों सिकंदर बनना, बंदर बनना भी अच्छी चीज है। बंदर बड़ा एंटरटेनिंग होता है, बिल्कुल। और बंदर ये सिखाता है, मतलब थोड़ा मस्ती भी कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो हमारे आज के बच्चे हैं, गैजेट्स के साथ ज्यादा दोस्ती है, खुद से नहीं है। तो जिस फिल्म को वो देख रहे हैं, उस फिल्म की माँ बड़ी प्यारी लग रही है, उस फिल्म का डैड बड़ा हिप लग रहा है और अपना बाप बेकार लग रहा है और अपनी माँ भी अच्छी नहीं लग रही है, और फिर वो भगवान को भी गाली देता है, यही क्यों पैदा किया मुझे वहां क्यों नहीं किया पैदा। ये बहुत मुद्दे की बात कही है, हाँ। क्योंकि ये आजकल तो कहानी घर घर की हो रखी है जी। बच्चे इतना ज्यादा कंपेयर करते हैं, उनको लगता है और बहुत कंप्लेन करते हैं माँ बाप से कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपने मेरे लिए किया क्या। जी जी। चक्कर ये है कि जब तक हम अपनी हकीकतों से खुद सामना नहीं करेंगे, हकीकत मतलब जिंदगी है क्या, पहले ये सोच लीजिए, इसके जवाब ढूंढ लीजिए। मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ? इंजीनियर, डॉक्टर होके किसी 10 करोड़ के अपार्टमेंट में बैठने के लिए, और जो आदमी 10 करोड़ से नीचे के अपार्टमेंट में है वो कमज़ोर और फेलियर हो गया है क्या? सवाल ये है कि टैगोर के प्रदेश में रहने वाला आज कविता से प्यार नहीं करता है, साहित्य से प्यार नहीं करता है। बहुत गहरी बात कही मैम।
सो जब हम साहित्य से प्यार नहीं करते हैं, जब हम उन कहानियों से प्यार नहीं करते हैं जो एक गांव के किसान की है, वो गांव में लगे उस पेड़ पर आए आम, आम के पेड़ पे लगे झूले, झूले को झूलना, और वो कच्चा आम कैरी खाना, वो तालाब में पांव डाल करके अटखेलियां करना, वो बादलों से बातें करना, जब हम ये एक्सपोजर, मैं माँ बाप की बात कर रही हूँ, जब ये एक्सपोजर वो अपने बच्चों को नहीं दे रहे और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मेरा फ़ोन 1.5 लाख का है तो उसका फ़ोन 2 लाख का है, तो आप कहाँ तो बेशकीमती बादलों के साथ दोस्ती कर सकते थे और कहाँ आप खाली फ़ोन एक जड़ चीज़ के साथ जो हर साल नया आ जाता है और फिर हर साल नया चाहिए, क्योंकि जो आज अच्छा लग रहा है वो कल अच्छा नहीं लगता है, और जो आज अच्छा लगे और कल अच्छा ना लगे, समझिए वो कभी अच्छा था ही नहीं। क्या बात है। कहीं ना कहीं शायद गुरुमा जो आपने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति से जब से हमने दूरी बना ली है इंसानों ने, तब से जीवन के सारे संघर्ष शुरू हो गए हैं। जीवन बड़ा खूबसूरत था। देखिए, हम पदार्थवादी हो गए, हम we have objectified ourselves and we have objectified everything. Why am I happy and jumping with joy? Because I got this particular brand का फ़ोन मुझे मिला है या आज मैंने खरीदा। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि एक महंगी कंपनी का जूता हमने खरीदा। मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। एक हमें मिलने आए कोई, तो वो कहते हैं कि मैं अभी नाम नहीं ले सकती हूँ, बट 2 बड़ी कंपनियाँ जूते की, स्पोर्ट्स शू की, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके जूते फरीदाबाद में बनते हैं। अच्छा। अंदाजा लगा लिया होगा लोगों ने। और मेरे पास एक सज्जन आए जो मुझे कहते हैं कि ABC 3 कंपनियां ले लीजिए, तो उस कंपनी की जैकेट हम पंजाब में बनाते हैं, लुधियाना में बनाते हैं। मैंने कहा, जब तुम बनाते हो तो तुम खुद सीधे बेचते क्यों नहीं हो? कहते क्योंकि लोग लेबल पढ़ते हैं, सामान नहीं देखते। तो जब लेबल पढ़ने वाले अंधे हो जाएंगे तो चीज की वैल्यू क्या समझेंगे? सही बात है। और मजे की बात यह है कि चीन में खास बात यह होती है, जहां असली चीज बन रही है ब्रांडेड, ठीक उसके सामने उसी फैक्ट्री में रात को नकली बन रही होती है, और फिर वो नकली और असली में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। तो एक बैग 10 लाख का है और वो एक्चुअल में अगर आप नकली लेते हैं तो वो 10,000 में मिल जाएगा। तो कितनी जल्दी तुम बेवकूफ हो रहे हो? तो फिर बेवकूफ हो तो फिर रहो ना तनाव में। अगर तनाव में नहीं रहना है तो अक्लमंद होना पड़ेगा। सो अपनी अकल को हाथ मारिए, उसको बढ़ाइए, समझदारों की सुनिए, समझदारों की बात को सुनिए और उस समझ को अपने जीवन में लेकर के आइए, तभी जिंदगी से तनाव जा सकता है। नहीं तो पागल जमाना है तुम्हें पागल बना रहा है। ये जो है क्या बोलूं, ये ज्ञान के, नॉलेज के जो मोती है ना, इनको समेट लीजिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं मिलेंगे। अरे मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? हम यही हैं प्यारे अभी। और जितनी बार ये हमारा वीडियो देखेंगे वो तो मिलेंगे ही, और गुरु माँ के वीडियोस आप जितनी बार देखोगे उतनी बार तो खैर डेफिनेटली मिलोगे, लेकिन मेरे लिए ये मौका बार बार नहीं मिलना। गुरु माँ, योग की बात करते हैं। सवाल ये कि योग का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, योग का आधुनिकीकरण हुआ है, तो इसे सिर्फ एक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में देखा जाने लगा है जी। तो ये जो आधुनिकीकरण हुआ है, इससे क्या आपको लगता है कि इससे योग की सेवा हो रही है, सर्विस हो रही है, या फिर इसका जो सार है, इसका जो बेस है, उसको कमजोर कर रहा है ये? ये आपने बहुत कीमती बात कही है, और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि बिना लक्ष्य तय किए, योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य समाधि है। योग का लक्ष्य 0 फिगर नहीं है। योग का लक्ष्य जस्ट हेल्थ नहीं है। ट्रू। योग का ज़रूरत या जो उसकी उपयोग है वो सिर्फ अपनी बीमारियों से बाहर आने के लिए नहीं है। ऑल्दो ये उसका साइड बेनिफिट होगा कि आप आसन करेंगे तो आपकी बीमारियां जो हैं वो जाएंगी, लेकिन योग इसलिए है कि हम अपने मन को ठीक से समझ सकें, हम अपनी चेतना को ठीक से समझ सकें, हम अपने आप को ठीक से समझ सकें। तो आत्म अनुभूति का लक्ष्य है योग, सिर्फ सिर ठीक करने के लिए नहीं। सवाल ये है, आपने सिर ठीक कर ली, बहुत अच्छी बात, आप अच्छा जिएंगे, बहुत अच्छी, पर जी के किया क्या तुमने?
तो फिर कबीर साहब कहते धरती का बोझ ही था, गंदगी फैलाई सिर्फ तुमने, और तो कुछ नहीं किया। सो पहले इस बात को समझना होगा कि योग की जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। योग की ऑब्जेक्टिव है टू नो व्हाट द रियलिटी इज, व्हाट द ट्रूथ इज। इसलिए सत्य, अहिंसा, ये आपके यम और आपके नियम, स्वाध्याय, अस्तेय, ये सब चीज़ें कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप किसी का क्रेडिट छीनते नहीं हैं, अचौर्य, आप चोरी नहीं करते हैं। अब जीएसटी चुराने वाला कहे मैं योग में सिद्ध हो जाऊं, बकवास बात हो जाएगी। टैक्स की चोरी करने वाला, हाँ, वो कहे मैं योग करता हूँ बड़े महंगी स्टूडियो में जा कर के, तो आप योग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, दिखावा है, या आप कि बने रहना, ट्रेंड में बने रहना कोशिश। जी जी, थैंक्स टू मैडोना जिसने पूरे यूरोप को योग की तरफ लाई, और उसने इसलिए लिया था क्योंकि उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी एबिलिटी टू डांस एंड टू सिंग फॉर, या परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, वो उसलिए कर रही थी। लेकिन पर आई एम नॉट वेरी सैड अबाउट इट, बिकॉज आई फील अगर आज आपने योग शुरू किया है तो अगर ठीक करते गए ना, तो करते करते, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने आसन करने शुरू किए, आसन करते करते वो रात जल्दी सोने लग गए, वो सुबह जल्दी उठने लग गए, वो बहुत हैवी फ्राइड खाने से कटने लग गए क्योंकि उनके आसनों की प्रैक्टिस में दिक्कत आती थी। तो बहुत स्लो चेंजेस आई, बट ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली आई। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आसन ना करिए क्योंकि आप सिर्फ हेल्थ के लिए कर रहे हो, मैं ये कहूँगी तुम करते जाओ। कहीं ना कहीं मेरे जैसे व्यक्ति की बात सुनने को मिल जाएगी कि योग का लक्ष्य सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, योग का लक्ष्य आत्मानुभूति है, आत्मज्ञान है, इस प्रकृति को समझना है, इस दुनिया को समझना है। मैत्री करुणा एव च, तुम्हारे अंदर मैत्री आए सबके लिए, तुम्हारे दिल में करुणा है सबके लिए, तुम्हारे दिल में सर्विट्यूड है सबके लिए। मैं एक बात इसमें कहना चाहती हूँ, अभी आते हुए मैं देख रही थी कि एक वेरी वेल ड्रेस्ड आदमी एक फल वाली रेडी के इंसान के साथ झगड़ रहा था कि पैसे कम कर। तो मैं सोच रही थी अगर ये किसी डिज़ाइनर क्लोथिंग की शॉप में जाता तो वहाँ भी कहता पैसे कम कर, कभी नहीं, सारा जोर रेडी वाले पे लग रहा। तो ये तो बेईमानी हो गई ना। तो हमारी मैत्री करुणा हमारी जिंदगी में दिखनी भी तो चाहिए ना। तो जो योग अभ्यासी है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होगी कि उसमें मैत्री है, करुणा, उसमें करुणा है, और उसके लिए सर्विट्यूड है, दूसरों के लिए सेवा की भावना होती। और काश ये आ जाए तो सच कहती हूँ कि किसी स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं। आपका यही शहर, आपका यही घर स्वर्ग है, फिर बेटर देन स्वर्ग एक्चुअली। तो गुरुमा, जो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों को सुनकर कि योग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विधा है कि जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को बनाती, आत्मा के लिए फूड है। एंड मुझे लगता है अगर एक समाज योग के प्रति आकर्षित हो और उसे सच्चे मन से प्रैक्टिस करे तो ना सिर्फ इससे समाज सुधार हो सकता है बल्कि पूरा का पूरा देश, मानव जाति सुधर सकती है। मैंने पतंजल योग सूत्र को एक्सप्लेन किया है, उसके ऊपर मेरी कमेंट्री है जी। उस कमेंट्री का पर्पस यही है कि आप ठीक से पहले जानिए कि योग कहते किसको है। अथ अनुशासनम, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ डिसिप्लिन। सो विदाउट डिसिप्लिन, दिस फर्स्ट सूत्र, अगर वो अनुशासन आपके जीवन में नहीं है तो जानिए आप अभी योग के साधक नहीं हो पाए। So discipline is the core. Discipline of your senses, discipline of your mind, functions of the mind, traps of the mind, diseases of the mind, and tools to cure the mind. ये सब चीज़ें पतंजल योग सूत्र में आती हैं। So मुझे ये लगता है कि जो योग की रुचि रखता हो उसको थोड़ा साथ में पतंजल योग का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि आप खड़े कहाँ पर हैं और आपकी प्रोग्रेस ठीक हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका भी पता आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। फिर से कहूँगी, मैत्री करुणा एव च, अगर ये मेरे अंदर आ रही हैं तो मैं तो ज़रूर कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और अगर अच्छा कर रहा हूँ तो मैं 1000 लोगों को इंस्पायर करूँगा, क्योंकि सब चाहेंगे कि ये जो रौनक इसके चेहरे पे है वो मेरे भी आ जाए। ये जो हंसी इस व्यक्ति के पास है ये मुझे भी आ जाए, और ये जो चैन की नींद रात को सोते हैं बिना गोली खाए वो हमें भी आ जाए। तो एक इंस्पिरेशन आप चलती फिरती बन सकते हैं। क्या बात है।
गुरु माँ, जब भी स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म की बात आती है, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको भी कोई मोटिवेट करने वाला घर पे नहीं मिला होगा। जी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जनरेशन वाइज चलता आता है, प्रैक्टिसेस जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेशली आज के बच्चों की बात करेंगे, सिर्फ बच्चे क्यों, कोई भी, तो अक्सर ये होता है स्पिरिचुअलिटी की बात करते, आध्यात्म की बात करते ही उनका एक ही जवाब होता है, अरे अभी हमारी उम्र कहाँ हुई है इन सब के बारे में सोचने की, ये तो बूढ़े बूढ़ियों के लिए है, बुढ़ापे वाला सब्जेक्ट है। तो ये जो मिथ है, ये भ्रांति है, इल्यूजन, इससे कोई कैसे लड़े? आप जब कार खरीदते हैं तो पहले कार चलानी सीखते हैं। बिल्कुल, राइट। वो चाहे फिर पड़ोसी या दोस्त की हो या मम्मी डैडी की होए, पर आप पहले चलानी सीखते हैं। और किसी ने कहा कि तुम तो अपनी गाड़ी लो ना, फिर उसको चलाना। कह रहे नहीं, तोड़ फोड़ तुम्हारी गाड़ी से कर लूंगा, अपनी गाड़ी थोड़ी तोड़ूंगा। पर हम चलानी सीखते हैं। सवाल मेरा ये है, ये जो जिंदगी आपको मिली है, इसको चलाना कैसे, ये तो सीख लीजिए। तो बचपन से ज्यादा बेटर और कौन सा टाइम हो सकता है? अगर हम सितार वादक शंकर जी की बात करें तो उन्होंने किस उम्र में शुरू करी थी सितार? बड़े होके? बहुत बचपन में। उमा शंकर जी ने कब शुरू किया नृत्य? बहुत छोटी उम्र से। क्योंकि जब आप छोटी उम्र से शुरू करते हैं तो उस डिसिप्लिन में जाना आसान होता है, और ज्यों-ज्यों एज बढ़ती है आपकी जो स्किल है वो और सुंदर हो जाती है। इसी तरह से अगर बिल्कुल बचपन से हम अपने बच्चों को ये सिखा लें, हाउ टू डील विद योर ओन माइंड, हाउ टू थिंक क्लियरली, हाउ टू हैव करेक्ट पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ, आई थिंक सो, जैसे जैसे बच्चे की उम्र जवानी में जाएगी, मिडिल एज में जाएगी, वो और निखरता जाएगा, वो और अच्छा, वो और सुंदर हो जाएगा। बूढ़े तोते से राम राम नहीं कहलाया जा सकता है। बूढ़ा तोता, उसने सारी जिंदगी गाया मिट्ठू मिर्ची खा ले, तो बुढ़ा होके भी वो यही बोलेगा, मिट्ठू मिर्ची खा ले। इसलिए शुरू तो बचपन से करना पड़ेगा ना। ये बहुत ही सुंदर और मजेदार उदाहरण था। बात तो सही है, बूढ़े तोते से राम राम नहीं कहला सकते हैं। गुरु माँ, आजकल ज़्यादातर वर्किंग पेरेंट्स हैं, माँ बाप वर्किंग पेरेंट्स हैं, बहुत ही भाग दौड़ वाली लाइफ है। समहाउ हमने इसको बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ बना रखी है। जी है, बहुत रायता फैला हुआ है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो। ऐसे में माता पिता या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो काम पे जाते हैं, वर्किंग पेरेंट्स हो या नॉर्मल कोई भी प्रोफेशनल, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी तो सलाह ये है कि थोड़ी दौड़ तुम अपनी भी कम करो। और दूसरी मैं ये बात ये कहती हूँ कि माँ पिता अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं जी। कुछ साहित्य की कहानी उनको पढ़ के सुनाएं, कुछ शायरी उनको सुनाएं, कुछ गीत मिल करके सुने, गाएं, सिर्फ सुने ही नहीं, गाएं जी। और किसी क्रिएटिव आर्ट में अपने बच्चों को बहुत पहले से एक्सपोजर में ला देना चाहिए। क्योंकि जब वो किसी क्रिएटिव, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको तबले का शौक डाल दिया और वो तबला सीख रहा है, ता दिन दिंदा वो कर रहा है, तो वो फ़ोन में जाके फेसबुक नहीं देखना चाहेगा। वो कहेगा मैं इसको ठीक कर लूँ, मेरी तिहाई ठीक नहीं आ रही है। राइट? आपने अपने बच्चों को सिर्फ किसी क्रिएटिव काम में लगाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा उनके साथ साहित्य को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हमारे उपनिषद और गीता, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और कहानियों का शौक है तो फिर योग वशिष्ठ से ज़्यादा बेहतर कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आपको जान के हैरानी होगी कि एक बहुत पॉपुलर हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स, क्या आप ये जानते हैं कि उसके डायरेक्टर ने सारा स्क्रीन प्ले योग वशिष्ठ से लिया है? द आइडिया ऑफ सबकॉन्शियस, द आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस, द आइडिया ऑफ ए गुरु, जिसको वो ओरेकल कहता है, ये आइडिया सारे उसने योग वशिष्ठ से लिया है और वहीं से उसने बेस करके पूरा स्क्रीन प्ले जो मिल करके लिखा था। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि एक विदेश में रहने वाला गोरा इस बात को समझता है, इस अहमियत को, कि इस योग वशिष्ठ में कितनी सुंदर कहानी सुनने का, पढ़ने का शौक है। तो योग वशिष्ठ थोड़ा इट्स गोइंग टू बी अ माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस। तो साहित्य, कला और बच्चों के साथ वक्त बिताइए। बट अगर फादर क्रिकेट मैच देखने में बिजी है या फुटबॉल मैच देखने में बिजी है और मम्मी अपना शो कुछ देख रही हैं, वो एंटरटेनमेंट ने सत्यानाश कर दिया है, वो खाली होकर के माँ बाप नहीं बैठ रहे, तो बच्चे क्या करेंगे? इसलिए फिर एक ही घर में एक समय पर 6 स्क्रीन्स चल रहे होते हैं।
तो ये मेरा शो, तो तुम कब खाओगे मुझे नहीं पता, मैं कब खाऊंगा मुझे नहीं पता। वो जो ह्यूमन टच है ना वो ख़त्म हो गया है, और वो ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा रोल खुद माँ बाप का है, क्योंकि वो स्क्रीन एडिक्टेड हैं, इसलिए बच्चे स्क्रीन एडिक्टेड हैं। तो पहले उनको सुधरना होगा। तो बच्चों के ऊपर ना खाम खा हम जेनजी बेकार है, जेनजी को बेवकूफ़ है। मेरी दृष्टि में मेरी कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं छोटे बच्चों के साथ, वो यूट्यूब पे मौजूद है। यू विल बी अमेज्ड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, एंड आई एम लिटरली बॉगल्ड माई सेल्फ। जैसे अभी एक लड़की ने, एज रहेगी 8 साल, तो मुझे पूछती है कि कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, क्या वो भी ऋषि और गुरु हो सकता है, साधु हो सकता है? मैंने कहा ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहती नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसमें कुछ तो बंदे का लेवल होना चाहिए ना, तभी कोई ऋषि बन सकता है, ऐसे थोड़ी बन सकता है। मतलब डॉक्टर साइंटिस्ट कोई भी बन सकता है, ऋषि थोड़ी कोई बन सकता है, ऐसे थोड़ी बन जाएगा, कुछ तो लेवल होना चाहिए। 8 साल की बच्ची मेरे से बात कर रही है। सो ये कहना कि जेनजी को अकल नहीं है, दिस इज अ फॉल्स एक्यूजेशन। आई बिलीव दे आर जस्ट मिसडायरेक्टेड। रीजन इज पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी। जब उनको, एवरीबडी इज बिजी, बच्चे के पास फिर स्क्रीन है ना, तो अपना सारा ज्ञान स्क्रीन से ले रहा है। वो गलत है, वो सही है, वो पॉर्न देखेगा या वो वायलेंट कोई शोज देखेगा, उसको ये एक स्क्रीन में आ भी गई अगर वार्निंग कि दिस इज अ वायलेंट शो, इट्स अ कस वर्ड्स आर देयर, अब्यूसिव इज देयर, सो बट वो खुद ही तो देख रहा है, तो वो अपने आप को मॉनिटर कैसे करेगा? वो तो देख रहा है ना, उसके ऊपर कोई रोक टोक थोड़े ना है। वो सिनेमा कहती है 18 साल से ऊपर वाला देखे, वो तुम कैसे देखोगे कि 18 साल वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा? फोन है, वो कुछ भी देखेगा, कुछ भी देख सकता है। वो 11 साल 12 साल का बच्चा वायलेंट सेक्सुअल शोज देखेगा, क्योंकि उसके लिए नई चीज़ है, इट्स वेरी टेंटलाइजिंग। वो जाएगा, फिर फ्रेंड से बात करेगा, फिर फ्रेंड्स देखेंगे, तो ये बीमारी इस तरह बढ़ती है। सो पेरेंट्स नीड टू सिट डाउन विद किड्स, talk to them, leave your phones, leave your binge watchings, and just talk to them, listen to them and teach them. For example, ladki ho ya ladka, teach them good touch, bad touch, teach them how to be respectful to your elders, teach them how to take care of any sick or old or a child. अगर हम इतनी चीज़ खुद नहीं करते और हम ये अपेक्षा करें कि बच्चे तो बहुत मॉरली करेक्ट हो जाएं और हम तो टोटली इमोरल हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो दोष नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली। गुरुमा, पेरेंट्स की आपने बात की, तो अगर हम आज की डेट में पेरेंट्स की ही अगर बात करें तो स्पेशली जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, तो व्यावहारिक जीवन में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म उनके लिए क्या है या फिर क्या हो सकता है? अभी तो है नहीं, अभी तो सिर्फ धर्म है थोड़ा बहुत। वंस इन अ वाइल मंदिर चले गए, वंस इन अ वाइल आरती कर ली, वंस इन अ वाइल घंटी बजा ली, उनको लगता है इतना ही बहुत है, बाकी भगवान देख रहे हैं। मतलब अभी ये ही नहीं पता वो भगवान है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, कहीं तो होगा, कुछ तो होगा, समथिंग। सो बहुत जड़ों से उखड़े हुए लोग हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि आप अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं अगर आपको यही नहीं पता कि धर्म कहते किसको। धर्म सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, धर्म अपने शास्त्र को पढ़ना है, धर्म किसी ज्ञानी के साथ बैठना है, धर्म किसी ज्ञानी के साथ बैठ करके ये पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी मानसिक बौद्धिक विकास हो, और मैं ऐसा क्या ना करूं जिससे मैं अपने दिल को बोझिल बना के अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना कर लूं। सो विवेक के बगैर कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आम लोग ये सोचते हैं 10 लाख की चोरी करो, 50,000 दान दे दो, डन। वो इधर रिश्वत देते देते ना, वो तो मंदिर में भी भगवान को भी रिश्वत देने लग गए चल रही है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऐसा होता नहीं है, ऐसा चलेगा नहीं है। आपके पाप का खाता अलग चल रहा है और आपके पुण्य का खाता अलग चल रहा है, पर किसी का खून निचोड़ के आप अगर 50,000 दान दे रहे हैं, आप खूनी ही कहलाओगे, आप दानी नहीं कहलाओगे। कड़वी लगेगी ये बात बहुत लोगों को, बट भगवान बिकाऊ नहीं है। पहली बात, भगवान बिकाऊ नहीं है। हाँ, और धर्म यूं खरीदा नहीं जा सकता है कि आपने पेटीएम किया और पुण्य खरीद लिए, और पेटीएम किया और आप अपनी ज़िंदगी में बड़े मस्त हो गए। आप कुछ गलत करेंगे, आप भोगेंगे उसको। सो द कॉन्वर्जेशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द शास्त्रास।
सो आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, इसीलिए मैं वेदांत को पढ़ाती हूँ, इसीलिए इंग्लिश में, हिंदी में किताबों को छपवाते हैं, ताकि जिसको जिस लैंग्वेज में समझ आए वो उस लैंग्वेज में उसको पढ़े, वो जाने। तो विवेक के बगैर धर्म नहीं, वो सिर्फ अंधविश्वास है। और उसके लिए तो विश्वास प्लस बी एन इडियट, आप हो गए धार्मिक। कहीं ना कहीं हमारी पुरानी परंपराएं जो वेद शास्त्र वेदांत, जब से इनसे ये और प्रकृति मुझे लगता है ये सारी चीजें एक हैं। प्रकृति क्या है इसे पहचानना और प्रकृति से एक होना, यही सिखाते हैं हमारे वेद वेदांत, जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है। तो मुझे लगता है जब से इनसे दूरी बना ली है, सारी समस्याओं की शुरुआत भी वहीं से शुरू हो गई है। अपनी जड़ से नहीं कटी है। हमारे ऋषियों ने जो इतनी लंबी खोज करके, अनुसंधान करके जो तथ्य, जो रियलिटीज़ हमको दी हैं, उन रियलिटीज़ के साथ अपना परिचय तो बनाइए। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, हम तो परमात्मा को सुंदर कहते, तो उसकी दुनिया बुरी कैसे हो सकती है? लेकिन ये बुरी तब लगती है जब आप विवेकहीन होते हैं। सो विवेक है तो आप धार्मिक हैं। आज आप धार्मिक हैं तो कल आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो जाएंगे, और नहीं तो आप खाली मंदिर में जाके शीश तो निभा आए, बिना ये समझे कि भगवान कौन है और तुम कौन हो और ज़िंदगी क्या है और इंसान क्या है और हम क्यों हैं इस दुनिया में और किस लिए हम इंसान के रूप में, तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी जो खोज है वो क्या होनी चाहिए। सो एक्चुअली वी नीड टू लर्न हाउ टू थिंक। वी डोंट नो व्हाट टू थिंक, वी डोंट हैव द राइट मैटर टू थिंक। अजीब सी बात है ये। अब चक्कर ये है कि आपकी एड्स मतलब रेडियो में, टीवी में, सब जगह पे चल रही है, ये गाड़ी खरीदो, ये कपड़ा पहनो, ये ड्रिंक पियो, ये सब सिखा रहे हैं। विवेक करना कौन सिखा रहा है? मुश्किल है ना। अब मेजॉरिटी से बम्बार्डमेंट हो रही है आपके ऊपर कि ये गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेकार हो। हम बात ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अकल नहीं है तो तुम बिल्कुल बेकार हो। गुरु माँ, जब जीवन में कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, या इनमें से कोई भी, स्वास्थ्य, नौकरी, घरेलू जीवन, तो ऐसे में हमें अपने भीतर क्या सुधारना है सबसे पहले? फिर वही बात मैं दोहराऊंगी, मैं अनुशासन चाहिए, एंड अडेप्टिंग टू आवर फेलियर्स एंड एक्सेप्टिंग आवर प्रॉब्लम्स विच वी हैव। क्योंकि दूसरे पर अंगुली उठाना बड़ा आसान है, पर थोड़ी अपने ऊपर उठा लेनी चाहिए कि मेरी गलती ये रही, इसलिए अनुशासनहीनता हुई और इसलिए हमने ये काम नहीं किया और इसलिए ये रिजल्ट नहीं आया। पर ये भी याद रखिए, ज़िंदगी में सब कुछ मेरा चाह तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। इसलिए बहुत कुछ ऐसा होगा कि चाहे तो फूल थे मिले कांटे हैं, तो फिर उन कांटों को कैक्टस के सुंदर फूल की तरह समेटना सीखो। गुरु माँ, मतलब अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अगर किसी से पूछे जीवन में मकसद चाहते क्या हो, तो सीधा सा आंसर रहेगा खुशियाँ चाहते हैं, और क्या। तो ये खुशी जो शब्द है, इसका क्या सूत्र है? कम पाने में, अधिक पाने में, या फिर चाहत छोड़ देने में? देखिए, आपसे मैं एक बात कहती हूँ, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत पीड़ित हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, हाँ, या आप बहुत खुश हैं, आप बड़े नाच रहे थे, आप बड़े गा रहे थे, आप पार्टी कर रहे थे, पर उसमें भी आप थक जाते हैं। पार्टी से भी पैर दुख जाते हैं, गा गा के गला दुख जाता है, हंस हंस के जबड़े दुख जाते हैं, राइट? फिर आप क्या करते हैं? बेड में जाते हैं, लाइट बंद, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, आंख बंद, और हम गहरी नींद में जाते हैं। सबसे ज्यादा मजा तो वही है प्यारे। 4 दिन ना सोइए, फिर बात करना मेरे से। 4 दिन नींद ना आए, फिर बात करिएगा हालत क्या होती है। सो हमारी प्योरेस्ट जॉय इज इन डीप स्लीप, जो नेचर ने हमको दी थी फ्री में, पर हमने चिंता करके बिगाड़ ली है और गंवा ली है, राइट? सो एक्चुअली किसी चीज से जो मिलती है वो खुशी नहीं होती है, वो प्लेजर होता है, और खुशी सिर्फ अपने आप से मिलती है। और वो लेने के लिए फिर धर्म, योग, अध्यात्म, ये सब चाहिए, ये तो चाहिए, विदाउट एनी चॉइस। इट्स नॉट अ चॉइस कि चूज ये करेंगे कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास, करना होगा तो कर लीजिए, देर नहीं करिए, बस। क्या बात है, देर नहीं करिए।
गुरुमा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आज की डेट में अगर कोई आपके हिसाब से अगर कोई एक चीज़ जो इंसान को अपने अंदर बदलनी चाहिए, वैसे तो लाखों चीज़ें होंगी जिनको सुधारना बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उनको कोई एक चीज़ कहें कि ये चीज़ सुधार लो, काफ़ी चीज़ें जो सॉर्टेड हो जाएंगी, आलस छोड़ दीजिए, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, डोंट बी अ काउच पोटैटो, मूव योर बट, and then there will be no but in your life. And you are sorted. You are sorted. Yes. गुरुमा, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमारा सौभाग्य, ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी, ये जो मौका मुझे आज मिला, सच पूछिए तो बहुत कुछ आज सीखने को मिला, जानने को मिला। थैंक यू।